सो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है फ्री फॉल और उससे रिलेटेड और कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं फ्री फॉल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। हमने एक स्टोन लिया, उसको ऊपर फेंका। इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग अगेन। ये एक हाइट तक तो जाएगा और उसके बाद वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। हमने ये स्टार्टिंग से ही देखा है कि, और हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने वो फोर्स कौन सी कही थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम उसको कहते हैं कि वो फ्री फॉल है। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स? जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उनकी वेलोसिटी इसमें चेंज होता है क्या? देखो, वाइल फॉलिंग देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी चीज़ को हम ऊपर से गिराएंगे तो वो डेफिनेटली नीचे ही आएगी, वो वापस ऊपर तो जाएगी नहीं। बट ड्यू टू द अर्थ्स अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटी। लेकिन क्या हो गया, कोई चीज़ तो तेज़ी से नीचे आएगी और कोई चीज़ धीरे धीरे नीचे आएगी। There will be a change in magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. और हमें पता है change in velocity क्या होता है? v minus u upon t या v minus u। change in velocity with time क्या था? acceleration। याद है हमने force and laws of motion या उससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था क्या होता है acceleration। तो एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सीलरेशन। जैसे ही हम सपोज़ मैं चल रही हूँ 10 की स्पीड पर, मैं स्कूटी चला रही हूँ 10 की स्पीड पर चल रही हूँ, अब मैंने उसकी स्पीड 30 कर दी तो वेलोसिटी चेंज करी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? रेस देनी पड़ी या उसे एक्सीलरेट करना पड़ा। दिस एक्सीलरेशन इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to gravity. तो इसीलिए जहाँ भी हम g के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ भी हम acceleration a के बारे में पढ़ते हैं, हम अगर ग्रेविटी का नाम आ जाता है तो हम उसको कह देते हैं acceleration due to gravity और उसको कह देते हैं हम स्मॉल g। आ गई इतनी बात समझ में? तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जब भी कोई चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो जिस भी उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब वो ग्रेविटी की बात हो जाती है तो उसे ए की बजाय हम किससे डिनोट करते हैं? जी से, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जी। द यूनिट g इज़ सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी? एक्सेलरेशन की यूनिट थी a इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह से g की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। We know from the second law of motion that force is the product of mass and acceleration। और हमने second law of motion में क्या पढ़ा था? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। हाँ, अब लेकिन जब यहाँ पे a के बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा तो वो हो जाएगा f इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो f की वैल्यू क्या हो गई? मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लिख देंगे f इज इक्वल्स टू m इंटू जी। लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 bm। तो जो हमने अभी एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने एक स्टोन को ऊपर फेंका था और फिर वो जब नीचे आया था तो उसमें जो मास था स्टोन का वो m था। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज़ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स एंड इज डिनोटेड बाय g। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन force F will be equal to the
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, m इंटू जी। तो अब हमने देखा यहाँ पर F की वैल्यू हमने अभी पीछे पढ़ी थी, F इज इक्वल्स टू जी m इस इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर थी। और F की ही वैल्यू हम पढ़ रहे हैं, F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो हम ये इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जी m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू जी। इस m से ये m कट गया, तो g की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल g की कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये होती है स्मॉल g की वैल्यू। वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। तो m क्या हो गया, मास हो गया अर्थ का, और d क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई अर्थ की और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस के पास है। द डिस्टेंस d इन इक्वेशन 10.7 d डिस्टेंस क्या होगी, विल बी इक्वल टू r द रेडियस ऑफ द अर्थ। दस फॉर ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, r हो जाएगी उसकी रेडियस, तो जी m अपॉन आर भी हो जाता है। ये r क्या हो गई, रेडियस हो गई, इसलिए यहाँ पे r लिख दिया है। r क्या हो गई, दोनों ऑब्जेक्ट्स की रेडियस हो गई। द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट शेप स्फीयर। अब ये कह रहे हैं अर्थ जो है वो एक प्रॉपर राउंड शेप का ना होकर वो थोड़ा अनइवन सा होता है, तो वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर। अब क्या है, अगर पोल्स की बात करें तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो ये पोल्स पर, पोल्स यही होते हैं, पोल्स पर इसकी रेडियस ज़्यादा है और दूसरी तरफ इसकी रेडियस कम है, तो पोल्स पर इसकी जी की वैल्यू भी तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो, द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। अर्थ की प्रॉपर शेप राउंड नहीं होती। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स, पोल्स की शेप ये है, तो यहाँ पर ये सेंटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स, तो पोल्स पर इसकी वैल्यू जी की बढ़ जाएगी क्योंकि रेडियस बढ़ रही है। देन एट द इक्वेटर फॉर मोस्ट of the calculation we can take g to be more or less constant on or near the earth। तो g जब हम कैलकुलेट करते हैं तो g को we can take g to be more or less constant on the near और constant on और near the earth। अर्थ के पास हम g को उसी के हिसाब से लेते हैं। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन 10.7। तो जब हम दूर चले जाते हैं अर्थ के और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट का जो जी लेंगे। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के दूर हैं, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ मतलब जी इज़ गिवन बाय इक्वेशन 10.7। और इक्वेशन 10.7 क्या थी, जी इज इक्वल्स टू, यही थे ना इक्वेशन, इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत दूर है तो, ठीक। इसको फिर से देखो, यहाँ लिखा है अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर है या अर्थ के पास है तो उसमें आर की वैल्यू, उसमें डी की बजाय हम आर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर है तो हम आर की बजाय डी लेंगे। बस इतना ही डिफरेंस बोला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास है या अर्थ पर है तो उसमें तो अर्थ की रेडियस को लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर है तो वहाँ पर आर की बजाय वहाँ पर हम डी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर इन्होंने बोला है।
नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. Let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate. अगर हमने ऊपर से कोई भी चीज़ गिराई है तो क्या वो सेम रेट से आएगी. देखते हैं क्या होता है. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड ए स्टोन. मैंने एक पेपर की शीट ली और एक स्टोन लिया और अपनी छत पे जाके दोनों को सेम टाइम में एक साथ गिरा दिया. ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. क्या ऐसा होगा कि मैं पत्थर और वो कागज़ दोनों एक साथ नीचे आए? नहीं. कौन सा पहले आएगा? डेफिनेटली वो स्टोन जो है वो पहले ज़मीन पर आ जाएगा एज कम्पेयर टू दैट पेपर. We see that paper reaches the ground little later than the stone. This happens because of air resistance. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एयर थी एटमॉस्फेयर में वो उस पेपर का सरफेस ज़्यादा था, इसलिए उसको नीचे आने से रोक रही थी. The air offers resistance due to friction to the motion of the falling object. The resistance offered by air to the paper is more than the resistance offered by the stone. अब स्टोन छोटा होता है, पेपर बड़ा है, तो वो हवा का जोर उस पेपर पे तो चल गया और उस पेपर को आने में रोक रही है हवा, लेकिन उस स्टोन पे नहीं चल रहा. ठीक है. इफ़ वी डू नॉट डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज़ बीन सक्ड आउट, द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट. अब क्या होता है, हम एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी करते हैं. मैं एक वैक्यूम पंप लेती हूँ और एक बॉक्स से या एक जार में से मैं सारा का सारे जो भी उसमें एयर है उसे ख़त्म कर देती हूँ. अब जहाँ पर एयर नहीं होती उसको कहते हैं वैक्यूम. ठीक है. अब उस वैक्यूम में उस बॉक्स में मैंने एक तो पेपर रख दिया और एक स्टोन रख दिया. ठीक है. अब उसको बंद कर दिया वैक्यूम क्रिएट करके. अब जैसे ही मैं उसको उल्टा करूँगी तो दोनों चीज़ें एक साथ नीचे आई. ऐसा क्यों हुआ? वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल. जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, फ्री फॉल उसी को बोलते हैं, उसमें एक्सीलरेशन होता है. फ्रॉम इक्वेशन 10.9 दिस एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास. अब वो एक्सीलरेशन जो होता है मास से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब मास का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, शुड फॉल एट द सेम रेट. और ऐसा ही मैंने जो अभी जार की बात बताई है उसमें भी हुआ था, जिसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था और उस जार में मैंने नीचे एक पेपर रख दिया और एक पेपर स्टोन रख दिया, और जैसे ही मैंने उसको उल्टा किया दोनों सेम रेट से एक साथ नीचे आए. क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं थी जो कि उस कागज़ को नीचे आने से रोके. तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, हल्का हो या भारी हो, उनमें फ्री फॉल सेम रेट में होता है. लेकिन पेपर क्यों नहीं आ पाता नीचे? बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स स्पीड इज रेजिस्टेड बाय एयर. According to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower in Pisa in Italy to prove the same. तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वहाँ से एक दो चीज़ों को एक साथ फेंका था. As G is constant near the earth, हमने अभी देखा है कि G जो है अर्थ के पास या अर्थ पर कांस्टेंट होता है. All the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid. तो अब क्या करेंगे हम, जो मोशन की तीन इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइन इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इन सब जगह पे हम a की बजाय क्या रख देंगे? g. तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? देखो, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी. सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs.
आ गई समझ में बात? इतना ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इक्वेशन जहाँ पर अगर कोई भी चीज़ इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे, वहाँ पे एक्सीलरेशन की बजाय आपको जी दिया हुआ होगा कि क्या बताएंगे उसमें, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, उसकी जो एक्सीलरेशन था वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो आप यहाँ पे जी रखेंगे, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। और एस की बजाय यहाँ पे कहीं कहीं एच हो जाता है, 2gh, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि जब ग्रेविटी की बात है तो डिस्टेंस क्या होगी, हाइट ही तो होगी, तो इसलिए एस की बजाय क्या आ जाता है, एच आ जाता है। Where u and v are the initial and final velocities and s is the distance covered in time t. In applying these equations, we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of the velocity, that is in the direction of motion. The acceleration a will be taken as negative when it oppose the motion. मतलब अगर किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसका g माइनस काउंट करते हैं न्यूमेरिकल्स में, और अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका जी हम पॉजिटिव काउंट करते मेज़र करते, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से हम एज्यूम करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, जनरली जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम इसको लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी तब उसकी स्पीड क्या होगी। व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, तो जब भी कोई भी चीज़ व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, तब क्या होगी इसकी स्पीड। और थर्ड है, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो टाइम हमें t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड्स दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u है क्योंकि वो स्टार्ट कब हुई है, जब उसकी वेलोसिटी 0 थी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब a जो हम पहले बोलते थे अब ग्रेविटी के लिए g बोलते हैं, g की वैल्यू हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ कार का एक्सीलरेशन क्या है, a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्पीड निकालें तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at है, तो u की वैल्यू क्या है, g है, तो v इज इक्वल टू at हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी v इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5, तो स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, तो इनिशियल स्पीड तो हमारी 0 थी, फाइनल स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है, अभी हमने पीछे ही निकाली है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। थर्ड है, कितनी डिस्टेंस चली, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u की वैल्यू ये देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख देंगे, एटी लिख देते हैं, तो u की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 हो गई। अब हाफ a इंटू टी स्क्वायर कर लेते हैं, a की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 0.5 सेकेंड्स है, तो ये आ गया 1.25 मीटर आ गया, ठीक है। दस द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड, हाइट ऑफ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड 1.25 आ गया। इसी तरह से ये दूसरा वाला भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स तो हम बाद में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स।